Hello students, welcome back, and today we are going to discuss about acid, bases and salt, all the conceptual knowledge that is necessary for you regarding this topic that we are going to discuss in this video. So first we will start with acid and bases, and in the second part we are going to discuss about salt. So in a single video you are going to get all the conceptual information regarding acid, bases and salt. So watch the video till end. So let's start with acid and bases. First of all, what is acid and what is basis? That is the question that comes in our mind. Okay, so for that we are going to discuss three types of theory which you would have studied in your school. The first one is Arrhenius theory, second is your Lowry-Bronsted theory, and third one is your Lewis theory. And all the theories are very important. Okay, you cannot judge that this theory is more important or the second theory is more important. In that way you cannot judge about the theory. So let's start. What is acid? तो जैसे कि आपको बताया गया कि थ्री एसिड्स की थ्योरीज आपको याद रखनी है. पहला आपका आर्हीनियस थ्योरी, पहले उसको डिस्कस करते हैं. देखिए आर्हीनियस ने क्या कहा. देखिए आर्हीनियस थ्योरी डिस्कसेस अबाउट एसिड एंड बेसिस, एंड दैट इज व्हाट यू नो फ्रॉम द लोअर क्लासेस. छोटी क्लास से आपको पता है कि आर्हीनियस थ्योरी क्या है. देखिए अगर आप किसी एसिड को डिसोशिएट कराते हैं वाटर में, ठीक है, आप किसी एसिड को डिसोशिएट कराते हैं वाटर में, तो आपको मिलता है H+ और एक मिलता है आपको Cl नेगेटिव. एक एग्जाम्पल लिया मैंने HCl का जो एक एसिड है, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसी बेस का. सपोज मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि आपका किसका है, योर ग्रुप नंबर 1 and 2 गिव्स यू अ स्ट्रॉन्गर बेस. सो दिस इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स. ओके, एल्कली मेटल का आपको लिया गया एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब अगर मैं इसको पानी में डिसोशिएट करवाना चाहूँ तो क्या मिलेगा. देखिए Na पॉजिटिव मिलता है और OH नेगेटिव कह देते हैं, ठीक है. तो आपको पता है कि इसको हम कहते हैं एसिड, इसको कहते हैं बेस. क्यों? क्योंकि एसिड वो स्पीसीज है जो पानी में डिसोशिएट होने पर क्या देती हैं, H+ आयन, ठीक है. और बेसिस वो होते हैं जो पानी में डिसोशिएट करने पर आपको क्या देते हैं, OH नेगेटिव. तो ये था आर्हीनियस थ्योरी का कॉन्सेप्ट. आर्हीनियस थ्योरी सेज दैट अ बेस इज अ स्पीसीज व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स यू H+ आयन, एंड फॉर NaOH व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज वी आर गोइंग टू गेट OH नेगेटिव आयन, जो कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये था आपका सिंपल से आर्हीनियस थ्योरी. इसके बाद आती है लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी. अब इसमें भी डिस्कशन हुआ है आपका किसका, एसिड और बेसिस का ही. लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी हाफ पार्ट आपको लगेगा जैसे आप आर्हीनियस थ्योरी ही पढ़ रहे हो. हाफ पार्ट इसका ऐसा ही, जैसे ये भी कहता है कि अगर आप किसी एसिड को पानी में डिसोशिएट करवाते हो तो H+ देगा. ये किसकी थ्योरी है, ये है आर्हीनियस थ्योरी. कुछ वैसा ही किसमें है, लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी में भी. देखिए ये कहता है कि एसिड आर द स्पीसीज विच गिव्स आउट अ प्रोटोन और दे आर कॉल्ड एज प्रोटोन डोनर, ठीक है. प्रोटोन डोनर अगर होगा तो आप उसको क्या कह देते हो, एसिड. ये किसने कहा, लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी ने. और इसका रिवर्स अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, बेस. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. इसके बाद देखिए बेस क्या करेगा, आपका H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, आपका H+ को डोनेट करेगा. तो लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से एसिड वो स्पीसीज हैं जो हाइड्रोजन डोनर हैं और बेसिस वाइज जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. इसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा हाफ पार्ट आपको क्या लगेगा, आर्हीनियस थ्योरी जैसा ही लगेगा. तो देखिए इसका एग्जांपल ले सकते हो HCl को आपने जैसे ही पानी में डिसोशिएट करवाया, इसने क्या दे दिया आपको, H+ आयन डोनेट कर दिया, ठीक है. लेकिन बेस की बात करें तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप अमोनिया NH3, ठीक है. NH3 एक बेस का काम करता है, ना कि एसिड का, ठीक है. अगर आपको ये सिखाता है कि आप H देखिए और उसको सीधे एसिड बोल दीजिए तो गलत है. क्लियर, केवल H नहीं देखना आपने. NH3 क्या है, बेस है. कैसे है इसको प्रूव करेंगे हम, लुईस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या समझिए कि NH3 क्या है, एक बेस है. तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और आपको क्या देता है, अमोनियम आयन. सो दिस प्रूव्स दैट bases according to Lowry-Bronsted theory are the species which are proton acceptor. They accept the proton just like ammonia. तो ये आपकी दो तरह की थ्योरीज. थर्ड आती है आपकी लुईस थ्योरी. लुईस थ्योरी में क्या है, देखिए लुईस थ्योरी को इसके बाद स्टडी करेंगे. तो लुईस थ्योरी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. लुईस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. वाई, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स ओनली. तो देखिए लुईस थ्योरी ने क्या कहा, लुईस थ्योरी ने कहा कि एसिड वो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. याद करने का तरीका लिंक्ड है. देखो अगर आपको आर्हीनियस थ्योरी आता है उसका हाफ पार्ट आपका किस में आता है, लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी में. अगर आप लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी जानते हो तो आप उसका उल्टा कर दो और प्रोटोन को किससे रिप्लेस कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से. प्रोटोन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करना है, मतलब वहाँ पर प्रोटॉन डोनर था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर। आप ये भी सोच सकते हो वहाँ चार्ज प्लस था या चार्ज माइनस है तो उल्टा ही कर रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो वहाँ पर एसिड क्या था, प्रोटॉन डोनर, यहाँ पर एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसे आपका बेस होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, दैट अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेसेस आर द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एसिड आर द स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया की, जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि अमोनिया क्यों एक बेस है। देखिए, अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाता हूँ NH3, तो अगर आपने इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट स्ट्रक्चर, जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स विल इट बी रेडी टू एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये मोर इलेक्ट्रॉन ग्रैब करना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पीसीज अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहती है, किस चीज़ के लिए, स्टेबल होने के लिए। ओके, every charge species wants to lose its charge so that it can get stable, so it is already having electrons there, so it is not going to accept electron. Okay, two possibilities are there, one is adding electron, one is donating electron. Which one is more favorable for ammonia? More favorable for ammonia is to donate electron. क्यों? इससे इसका चार्ज खत्म होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अमोनिया किसका एग्जांपल है, एक बेस का। प्रूव होता है किससे, लुईस थ्योरी से। कैसे? क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं आपके, बेस। अमोनिया क्या है, बेस का ही काम करेगा। मोस्टली जो लोन, जिनके पास लोन पेयर होता है वो कैसा बिहेव करते हैं, दे बिहेव्स लाइक बेस ओनली। अब मोस्टली मैंने क्यों कहा, क्योंकि लोन पेयर तो वाटर के पास भी है, ठीक है, लेकिन वाटर क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिडिक करेक्टर भी शो कर सकता है और बेसिक करेक्टर भी शो कर सकता है, लेकिन मोस्टली जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब दे आर बेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी भी आपको एक क्लियर पिक्चर देता है किसके बेसिस पर, किसको डिफाइन करने के लिए, एसिड और बेसिस को। तो तीन ही थ्योरीज आपके पास है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी थ्योरी किसी से लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? हर बार आप लुईस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, हर बार आप किसी और थ्योरी पे, जैसे आरईएस थ्योरी को बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज मैं अमोनिया की ही बात करता हूँ, तो यहाँ पर तो जो आपको ना, तो आपको प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, तो प्रोटॉन डोनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी यहाँ पर इसको प्रूव नहीं कर पा रही। पहली थ्योरी आरईएस थ्योरी कहती है कि विच डिसोसिएट टू गिव H नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। NH3 आपको H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा है, ना तो आपको OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये थ्योरी काम नहीं करी। तो कौन सी थ्योरी यूज में लानी पड़ेगी, लुईस थ्योरी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार लुईस थ्योरी को ही यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताना है कि प्रूव करिए HCl एक एसिड है, तो लुईस थ्योरी में जाना क्या हो जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बढ़िया कि आप यूज़ करिए सीधे आर्हेनियस थ्योरी, H+ Cl नेगेटिव, so it is giving H+, so it is a acid. Okay, so all the three theories are equally important. None of the theory is less than the other, but you have to think while solving a question, while detecting a species to be base or acid, you should know that which species is more applicable there. Okay, here the applicable theory was Arrhenius theory, here the applicable theory was Lewis theory. ठीक है, तो इन तीन थ्योरी से आप एक क्लियर पिक्चर बना सकते हो कि आपके पास जो गिवन स्पीसीज है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो एसिड बेस में ये था। अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ एसिड भी पढ़ लीजिए। देखिए, आपकी बुक्स में टाइप ऑफ एसिड भी दिए हैं, एक होता है हाइड्रो एसिड और होता है आपका ऑक्सी एसिड। ठीक है, अब देखिए हाइड्रो एसिड क्या होता है, देखिए, और एक होता है आपके पास ऑक्सी एसिड। तो हाइड्रो एसिड नाम से पता चल रहा है जिसमें क्या होगा, H होगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, वहाँ पर O नहीं होगा। एक नेगेटिव आयन होगा H के साथ, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ऐसा केस आपको मिलता है एसिड का, तो आप कह देते हो वो एक हाइड्रा एसिड है। जैसे मैं बात करता हूँ फिर से HCl की। ठीक है, HCl एक एसिड है, या HBr आप ले लीजिए, आपके पास ये एसिड है। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है? नहीं है, तो आप इसको हाइड्रा एसिड कह सकते हो। Clear? So hydro acid are the species which contain hydrogen along with a negative ion which should not be oxygen. Oxygen होगा तो फिर ऑक्सी एसिड में आता है। देखिए, ऑक्सी एसिड में कुछ भी हो लेकिन ऑक्सीजन वाला पार्ट होना चाहिए, तो आप उसको क्या कहते हो, ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सी एसिड में अगर हाइड्रोजन हो भी तो उनमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपलसरी कंडीशन क्या है, आपके पास होना चाहिए ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल HNO3, ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड है। H2SO4, ये भी एक ऑक्सी एसिड है। ठीक है, तो हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रा एसिड इज एन एसिड इन विच हाइड्रोजन इज देयर बट द नेगेटिव आयन शुड नॉट बी ऑक्सीजन। और ऑक्सी एसिड क्या है,
कुछ भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन ऑक्सीजन इज कंपल्सरी देयर, सो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। एग्जाम्पल के साथ भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड बेसिस के बाद सॉल्ट्स की। अब सॉल्ट की डेफिनेशन इससे कैसे निकलेगी, देखिए दो तरह की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, जो भी आपको बेटर लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं। देखिए पहली जो डेफिनेशन है वो है आपकी बेस्ड आर्हेनियस थ्योरी और लोरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से हम देख लेते हैं। देखिए अभी तक की 3 थ्योरीज हमें पता लगा कि एसिड में क्या होता है H+ और बेसिस में क्या होता है OH नेगेटिव। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर H+ और OH नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सॉल्ट की, तो सॉल्ट को जो आप पानी में डिसोशिएट करते हो वो भी आपको आयंस ही देगा। जैसे आपको एसिड और बेस आपको आयंस दे रहे हैं, सॉल्ट भी आयंस ही देगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स इन वाटर। ठीक है, एंड सॉल्ट आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सपोज मैं बात करता हूँ NaCl की, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Okay, look at this example very carefully. After this, you won't have any doubt regarding salts. देखिए, अब अगर मैं NaCl को डिसोशिएट कर रहा हूँ, पहली बात जो होनी चाहिए आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि NaCl आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट ही है। ठीक है, NaCl जब आपको क्लियर हो गया सॉल्ट है, अब उसको डिसोशिएट करने पर आपको क्या मिला, Na पॉजिटिव मिला और Cl नेगेटिव मिला। ठीक है, क्या Na पॉजिटिव आपका H+ है? क्या Cl नेगेटिव आपका OH नेगेटिव है? नहीं है। ठीक है, यही से आपकी डेफिनेशन निकल जाती है। मतलब देखिए सॉल्ट, NaCl is a salt. Salt are the species which when dissociated in water gives a positive ion other than H positive. Simple salt की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, normal salt. Give a positive ion other than H positive and gives a negative ion other than OH negative. अब आप कहोगे सर कुछ सॉल्ट ऐसे भी है जिनमें H भी होता है OH भी होता है, वो उसके टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो उसका टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। लेकिन सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा स्पीसीज जो पानी में डिसोशिएट करने पर आपको पॉजिटिव आयन देगा लेकिन अदर देन H+ और नेगेटिव आयन देगा अदर देन OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप कह देते हो सॉल्ट। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन आपके पास आती है, ये डेफिनेशन तो आपकी नॉर्मल सॉल्ट की। नॉर्मल सॉल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, एक डेफिनेशन आती है आपके पास जो आपकी बुक में दी गई डेफिनेशन है, वो है स्पीसीज फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स। अब समझिए, अगर मैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट कहता हूं तो यही वो डेफिनेशन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कंप्लीट रिप्लेसमेंट इसमें हो जाता है, कह रहे हैं कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट का मतलब वहां पर आपको H नहीं दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पर नहीं दिखा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आपको कोई भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं दिखा, तो ये है नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन। लेकिन अगर उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट जाता है तो आ जाता है आपके टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, जिसको पढ़ने वाले हम इसके बाद। ठीक है, तो ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है तो उसके टाइप्स ऑफ सॉल्ट में चले जाएगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है तो यही आपकी डेफिनेशन है जो नॉर्मल सॉल्ट की होती है, यानी आपको ना तो H पॉजिटिव आयन मिलेगा ना OH नेगेटिव। अब बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने हैं, अगर आपने बुक में देखा हो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो देखिए आपको जो टाइप दिए गए हैं इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप खुद ही फ्रेम कर सकते हो। देखिए टाइप्स होते हैं आपके, एक होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट, एक होता है आपका एल्कलाइन सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, एक नॉर्मल सॉल्ट तो आपको ऑलरेडी बता दिया इसलिए लिखा नहीं गया है। एक नॉर्मल सॉल्ट भी होता है, इसमें क्या होता है आपको ना तो H पॉजिटिव मिलता है ना OH नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो एसिडिक, बेसिक, अल्कलाइन, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दैट यू शुड नो। देखिए एसिडिक सॉल्ट कैसा हो गया, देखिए सपोज मेरे पास है KHSO4, अब क्योंकि इसमें सल्फेट लगा है तो डेफिनेटली एक सॉल्ट होगा। आपको पता है कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब आपके क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो डेफिनेटली KHSO4 एक सॉल्ट ही है। लेकिन अगर मैं इसे डिसोशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए K+ मिलेगा, H+ मिलेगा और SO4 नेगेटिव भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आपको H+ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, H+ किसकी प्रॉपर्टी है, रिकॉल करिए H+ अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ये किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड्स की। तो जहाँ पर आपको एक आयोनाइज्ड स्पीसीज H+ मिल जाती है तो वहाँ पर क्या आता है एसिडिक सॉल्ट। कैसे पता चलेगा, क्योंकि H+ कौन करता है, H+ कौन डिसोशिएट करेगा, आपका एसिड ही डिसोशिएट करता है।
ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। एसिडिक सॉल्ट आर द सॉल्ट विच show their acidic character, means when you are judging their character they will show some acidic character, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें एक होता है H+। यहाँ पर क्या हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। क्लियर, यहाँ पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। पार्शियल रिप्लेसमेंट मतलब पूरा पूरा नहीं गया। अगर पूरा पूरा जाता देखिए क्या कर सकते हैं, इसका एक सॉल्ट ये भी बन सकता था K2SO4, यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। K2SO4 भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है। K2SO4 अगर कर देता भी क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट, जो जिसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर अब एक भी H नहीं है। लेकिन जब एक H आपके पास आ जाता है तो फिर एक कैसा सॉल्ट बन जाता है आपका एसिडिक सॉल्ट। फिर आता है बेसिक सॉल्ट में, बिल्कुल इसका आप क्या कर लो, OH से रिप्लेस कर लो किसको, H+ को। ऐसा सॉल्ट जिसमें आपको क्या मिल जाता है, OH नेगेटिव, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल मिल जाता है OH नेगेटिव का। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सपोज हम ले लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं CuOH और Cl, ठीक है। मैंने ले लिया CuOH और Cl, इसको और इसको जरूर कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, ठीक है। KHSO4 2 नेगेटिव आपको यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर क्या मिल गया, एक H+, जो किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की। अगर मैं इसे डिसोशिएट कराता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए Cu+2 मिलेगा आपको OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। मैंने Cu+2 कैसे जज किया, Cu+1 क्यों नहीं किया, देखिए किसी भी कंपाउंड में आपको क्या होता है, ओवरऑल वैलेंसीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर +2 है तो ये हो गया -1, ये हो गया -1 -2 और +2 क्या मिलेगा आपको 0। तो यहाँ पर Cu+1 अगर आप कर देते हो तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आपको H+ नहीं मिला, बल्कि आपको क्या मिला, OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव किसकी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी बेसिस की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपकी बेसिस की प्रॉपर्टी। तो इसको आप कह दोगे बेसिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि सॉल्ट तो है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, सॉल्ट तो है, लेकिन इसमें एक पार्ट क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया। नेगेटिव के साथ क्या आ गया आपका, हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ये सारे आपके सॉल्ट ही है भाई, फॉस्फेट वगैरह सब आपके हैं सॉल्ट। अगर ये पार्ट आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली एक सॉल्ट है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट है भी या नहीं। NaCl तो हर कोई पहचान लेता है कि NaCl क्या है, सॉल्ट है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दिया तो PO4 लगा दिया, NO3 लगा दिया, आप समझ ही नहीं पा रहे कि सॉल्ट है या नहीं, ठीक है। तो आपको सॉल्ट को याद रखना है कुछ रेडिकल्स, ठीक है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड, और जितना पे हेलोजन लगा दिए जाए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आपके क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो सॉल्ट वाला पार्ट है उसके साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड किसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिस की। इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट है, आपका बेसिक सॉल्ट। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी सॉल्ट में मिल जाते हैं दो, तो उसको आप कहते हो डाई बेसिक, मोनो बेसिक, ट्राई बेसिक। इसी से आपका जो टाइप्स है उसमें निकल जाते हैं। जैसे H+ है, एक H+ था तो मैंने क्या कह दिया, सपोज मैंने कहा मोनो एसिड, फिर 2 निकल गया तो मोनो बेसिक, सॉरी डाई बेसिक, ऐसा करके आप उसको क्या कर सकते हो, डाई एसिडिक, डाई बेसिक को कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। जितने आपके ये आयंस होते हैं, 2 आयंस तो आपको हो गया डाई वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास 3 आयंस है तो ट्राई वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक ही है तो मोनो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट भी आपका इसमें कवर हो जाता है, जिसको कहते हैं मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक वगैरह जो भी है, वो आपको इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ और OH नेगेटिव। काउंट करिए, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, इस तरह से, ठीक है। तो उसको आप इसमें देख लीजिए। फिर एल्कालाइन आता है आपके पास। अब एल्कालाइन सॉल्ट क्या होते हैं, देखिए एल्कालाइन सॉल्ट वो होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3COONA मैंने कह दिया, ठीक है, CH3COONA मैंने एक सॉल्ट ले लिया। अब कैसे पता चला एल्कलाइन है, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ ये कैसे बना होगा, तो देखिए ये बना होगा आपका CH3COOH से, जो कि एक वीक एसिड है, और NaOH से, जो कि आपका क्या है, वीक बेस है। अब आप क्या करो, इससे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाता है, CH3COONA। इस तरह के सॉल्ट्स को हम क्या कह देते हैं, आपका एल्कलाइन सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट आपको मिले जिनमें आपको ये लगे कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो आप उसको किस में कैटेगराइज कर देते हो, एल्कलाइन सॉल्ट में। क्लियर। अब आता है आपका डबल सॉल्ट, नाम से पता चलता है डबल सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, 2 सिंपल सॉल्ट्स होंगे, 2 सिंपल सॉल्ट। तो कहाँ पर भी आपको, जहाँ पर भी आपको 2 सिंपल सॉल्ट एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ पर आप क्या कह देते हो कि ये डबल सॉल्ट है, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, जैसे आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट आपके पास X नाम का है, एक Y नाम का है, .XS2, कुछ इस तरीके से आपको मिल गया,
ठीक है। तो पूरा पूरा क्या होगा, एक X निकलेगा, एक Y निकलेगा, और आपके पास जो वाटर वाला पार्ट है, सपोज ये आपके पास 20H2 आपने एग्जांपल ले लिया कि इसमें 20H2 ये साइड हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट सॉल्ट, कंप्लीट मतलब एक सिंपल सॉल्ट आपको पूरा पूरा मिल जाता है, और दूसरा भी आपको एक कंप्लीट सॉल्ट मिल जाता है। ये होता है आपके सिंपल सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल जहाँ पर आपको दो सिंपल सॉल्ट मिलते हैं डिसोशिएट करवाने पर, वहाँ पर आप क्या कह देते हो, डबल सॉल्ट। डबल से नाम ही से पता चल रहा है, क्लियर। डबल मतलब दो सॉल्ट आपके क्या हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर होंगे, जो डिसोशिएट करने पर अलग अलग आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ये था आपका चौथा नंबर का सॉल्ट। लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को समझने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को समझिए, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखिए सपोज मैं कह रहा हूँ CN, मैंने कह दिया CN, ठीक है, साइनाइड मैंने कह दिया, तो CN जब भी जाएगा ये कैसे जाएगा, CN की तरह ही जाएगा। अगर मैं इसको आयनाइज कराऊंगा तो इससे सपोज जुड़ा है Y2 के साथ, सपोज करिए आपके पास कोई कंपाउंड है Y2CN, मैंने कह दिया Y2CN, तो अगर आप इसको डिसोशिएट करवाते हो तो ये ऐसा नहीं टूटेगा कि Y प्लस या C नेगेटिव या आपका N3 नेगेटिव, कुछ 4 नेगेटिव, कुछ ऐसा है नहीं। CN जब टूटेगा तो ऐसा होल जाएगा, मतलब ये कैसे डिसोशिएट होगा, Y प्लस प्लस 2 Cl नेगेटिव, ये है इसका करेक्ट फॉर्म डिसोसिएशन का। तो देखने को क्या मिल रहा है कि CN टूट नहीं रहा, C और N में नहीं टूट रहा, ऐसा होल जा रहा है, तो इसको कह देते हैं हम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब समझिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको देखने में लगेगा कि ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, C में टूट गया, N में टूट गया। ठीक है, आपके पास एग्जांपल है नेशनल रिएजेंट का। ठीक है, तो नेशनल रिएजेंट में क्या होता है, HgI4, K2HgI4, तो HgI4 टूटता नहीं है, वो एज अ होल ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल है आपका यूरिया का, देख लीजिए CaOCl2, इसका एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, CaOCl2 का एग्जांपल देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है, CaClOCl, ये लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसको हम इस तरीके लिखते हैं CaClOCl, फॉर्मूला तो ये है CaOCl2, लेकिन आप इसको तोड़ के क्या लिख देते हो, CaOCl और Cl। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की वैलेंसीज आपको मिलेगा, अगर आप इसको पानी में डिसोशिएट करवाते हो, देखिए क्या मिलेगा, Ca2 प्लस ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपको देख लो क्या मिल रहा है कि Ca2 प्लस ClO नेगेटिव, जबकि ये हो सकता था Ca2 प्लस Cl प्लस O अलग अलग टूट जाता, मतलब ClO अलग अलग भी टूट सकता था। ठीक है, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जहाँ पर क्या होगा, आपके पास किसी आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जुड़ी होती है, जो आप पहचानोगे कैसे, जिसको डिसोशिएट कराने पर वो ब्रेक नहीं होती, ऐसा होल आपको पूरी वैलेंसी देगी, ClO नेगेटिव ऐसा होल दिया। ठीक है, इस एग्जांपल को देखिए, ClO नेगेटिव आपको फुल दिया, ClO में नहीं टूटा, तो इस तरह की स्पीसीज को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होंगे, जहाँ पर किसी आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन भी जरूर होगा, जैसे आपके पास है नेस्लर रिएजेंट। ठीक है, K2HgI4 आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है, या CaOCl2 वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, जिसमें आपकी क्या हो रही है, वैलेंसी टूट नहीं। अदर एग्जांपल से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे हर चीज़ में क्या हो रहा है, ब्रेकेज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं लेता हूँ H2SO4 मैंने ले लिया। ठीक है, या एक एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल है HCl, HBr या HI ले लीजिए, इस तरह की मैंने कुछ लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे टूट रहा है, H प्लस Cl नेगेटिव में, ये H प्लस Br नेगेटिव में, H प्लस I नेगेटिव में, मतलब सारा का सारा कैसा हो रहा है, एक छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको, एलिमेंट अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, Cl नेगेटिव आपको मिला, Br नेगेटिव आपको मिला, I नेगेटिव आपको मिला, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो आपका एग्जाम्पल था CaOCl2 का, आपको Ca+2 मिला और ClO नेगेटिव मिला और Cl नेगेटिव मिला। अब हो सकता था कि ऐसे भी टूटता, Ca+2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस O-2 प्लस Cl नेगेटिव, ये ऐसे भी तो टूट सकता था, Cl नेगेटिव प्लस O2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव और यहाँ पर Ca2 प्लस, ऐसा भी टूट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं टूटता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कभी भी अपने इस फॉर्म में डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं टूटेगा, वो ऐसा होल माइग्रेट करता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। आपकी बॉडी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है आपकी बॉडी में। ठीक है, जो ऑक्सीजन कंबाइन बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, वहाँ पर क्या होता है, आपका आयरन होता है, हीम यूनिट के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, इसको आप बोलते हो हेमोग्लोबिन। ठीक है, हीम यूनिट इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स चीज जो किससे रिएक्शन करता है, बाद में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, फिर बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो वो भी आपकी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, एज अ होल माइग्रेट करता है, क्लियर है, तो एज अ होल माइग्रेट करता है आपका
कॉम्प्लेक्स, तो इसको बोल देते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, देखिए एसिडिक सॉल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है H+, बेसिक सॉल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है OH नेगेटिव। एल्कलाइन में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसमें आपका एक पार्ट किससे लिया गया होगा वीक एसिड से और आधा पार्ट किससे लिया गया होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ध्यान रखिए एल्कलाइन में क्या होगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है आपका एल्कलाइन सॉल्ट। फिर फोर्थ है डबल सॉल्ट, मतलब जहाँ पर अगर आप आयोनाइज कराते हो तो आपको दो तरह के सिंपल सॉल्ट मिल जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब अगर आप आयोनाइज कराओगे तो आपको एक आयन ऐसा मिलेगा जो क्या होगा अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये थे आपके 5 तरह के सॉल्ट्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए सॉल्ट की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करोगे तो सॉल्ट आपके क्या होते हैं नॉन वोलेटाइल, इजीली वोलेटाइल नहीं होते हैं। अगर इजीली वोलेटाइल हो जाते तो आप कभी भी इसको इवेपोरेशन वाली प्रोसेस से सी से कलेक्ट नहीं करते। आप सी में क्या करते हो, सी में आप क्या करते हो हीटिंग देते हो थ्रू सोलर पैनल। अगर आप आर्टिफिशियली कराना चाह रहे हो तो हम क्या करते हैं सोलर पैनल के ऊपर सी वाटर को लेते हैं, जिससे क्या होता है वो इवेपोरेट होता है और आपको क्या मिल जाता है NaCl आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अगर NaCl भी वोलेटाइल होता फिर आप ये मेथड यूज़ नहीं करते, गर्मी देने पर NaCl भी क्या कर जाता आपका वोलेटाइल हो जाता। तो ये प्रूव करता है कि दैट सॉल्ट आर नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल का मतलब दे हैव गुड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट गुड मतलब बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक ही होगा, कम होगा। जैसे आपका स्पिरिट है, स्पिरिट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, इसलिए हाथ पर रखते क्या करता है आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाता है। तो स्पिरिट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है काफ़ी कम होता है, क्लियर। लेकिन सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ स्पीसीज। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होगा तो ध्यान रखिए वोलेटाइल होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बहुत कम होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज जो आपको देखने को मिलती है मोस्टली इन एग्जामिनेशन वो है आपकी इसकी 3 तरह की प्रॉपर्टीज। वो कौन सी होती है, एक होती है आपकी एफ्लोरोसेंट नेचर, ठीक है, एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर, एक होता है आपका डेलिक्यूसेंट नेचर। ठीक है, अगर मैं मटेरियल कहूँ तो क्या होगा एफ्लोरोसेंट मटेरियल, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल और एक होगा डेलिक्यूसेंट मटेरियल। लेकिन अगर मैं इस फेनोमिना को डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैं फेनोमिना की बात कर रहा हूँ तो क्या होता है एफ्लोरोसेंसी, हाइग्रोस्कोपी और डेलिक्यूसेंसी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि डेलिक्यूसेंसी क्या है यार, डेलिक्यूसेंट क्यों लिख दिया है। डेलिक्यूसेंट मतलब जब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा डेलिक्यूसेंट मटेरियल, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल या एफ्लोरोसेंट मटेरियल, क्लियर। तो एफ्लोरोसेंट क्या होता है, देखिए एफ्लोरोसेंट वो होता है जो इन्वायरमेंट में अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये वाटर को क्या कर देता है लूज करता है। ध्यान रखिए लूज करता है, कन्फ्यूजन क्या होता है एब्जॉर्प्शन और लूजिंग में। एफ्लोरोसेंट क्या करता है वाटर को लूज कर देता है, क्लियर, ये वाटर को लूज कर देगा। हाइग्रोस्कोपिक क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करेगा और डेलिक्यूसेंट क्या करेगा ये भी एब्जॉर्ब करेगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, एफ्लोरोसेंट लूज करेगा, हाइग्रोस्कोपिक एब्जॉर्ब करेगा, डेलिक्यूसेंट भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एफ्लोरोसेंट देखिए क्या करेगा, सपोज CuSO4.5H2 है और मैंने इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया तो ये क्या करेगा CuSO4 + 5H2। इसने क्या करा लूज किया, क्या लूज किया, लूज वाटर ऑफ crystallization. Do not use WOC in your examination, that is just so that I won't have to write that much, that's why I use WOC. That is not the abbreviated form of water of crystallization. Okay, so WOC मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये लूज करता है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितना भी इसमें ऐड हो। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है देखिए लूज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, जैसे आपके पास ग्लोबल सॉल्ट है Na2SO4.10H2, तो .10H2 जो है वो आपका क्या है लूज कॉम्बिनेशन है। फिर आपके पास आता है जैसे आपका वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3.10H2, वहाँ पर यहाँ पर 10H2 क्या है लूज पार्ट है, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ठीक है, इसको ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अदरवाइज आपको कह सकते हो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। पानी नहीं है तो एनहाइड्रस, पानी है तो क्या कहते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है, ऐसे इसको कह सकते हो ये इसको कह सकते हो कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। आप पेंटाहाइड्रेट भी इसको कह सकते हो पेंटाहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट। कई तरह के नाम है लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो आपका ब्लू विट्रॉल या फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ने क्या किया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ने क्या किया, एनवायरनमेंट में आने पर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड ऑल इट लूज इट वाटर एंड गिव यू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये एग्जाम्पल है आपका एफ्लोरोसेंट का। ठीक है, और कहेंगे कि कॉपर सल्फेट ने क्या किया, सॉरी ब्लू विट्रॉल ने क्या शो करा एफ्लोरोसेंसी। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ने आपको क्या शो किया
एफ्लोरोसेंसी, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक की। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड डू नॉट चेंज देयर स्टेट। आपको याद रखना है किसके केस में, हाइग्रोस्कोपिक के केस में। ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन अपना स्टेट चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल का जो स्टेट ओरिजिनल है वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद भी वैसा ही रहता है, क्लियर, सेम वैसा ही रहता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिलिका जेल। डेफिनेशन क्या दोगे आप, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर दोज विच एब्जॉर्ब्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन और एब्जॉर्ब्स वाटर एंड डू नॉट चेंज देयर स्टेट। लेकिन बात करूंगा मैं डेलिक्विसेंसी की, तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर थोड़ा चेंज होता है, हाफ डेफिनेशन चेंज होती है। डेलिक्विसेंट मटेरियल आर दोज विच एब्जॉर्ब्स वाटर बट ऑल्सो चेंजेस देयर स्टेट, अपना स्टेट भी चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं जो आप डेलिक्विसेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट आपका सॉलिड फॉर्म में है, फिर आप उसको जब एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्टेट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या है, डेलिक्विसेंट मटेरियल, क्लियर, दैट कैन बी टेकन एज एग्जांपल ऑफ डेलिक्विसेंट मटेरियल। क्यों, एब्जॉर्ब भी किया और स्टेट भी चेंज कर लिया। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक लाइक सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट डू नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो जो अपना स्टेट चेंज नहीं करते हैं आप उसको क्या बोल देते हो, हाइग्रोस्कोपिक। लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो अपना स्टेट चेंज करते उसको बोलते हो डेलिक्विसेंट, क्लियर। इस तरह के सॉल्ट होते हैं आपके पास, एफ्लोरोसेंट सॉल्ट, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, डेलिक्विसेंट सॉल्ट, क्लियर। तो नॉर्मल सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली आप सॉल्ट को एनवायरमेंट में छोड़ोगे जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, कंडीशन भी आपको देखनी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। अगर आप किसी हॉट टेम्परेचर में छोड़ दोगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं तो सॉल्ट कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर हो रहा है। तो आपको ह्यूमिडिटी रखनी है अगर आप चाहते हो कि सॉल्ट क्या करे, वाटर एब्सॉर्ब करे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, सो कॉपर सल्फेट को मैंने रख दिया ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, 5s2 एब्जॉर्ब कर लेगा और बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। तो ये भी आपका किस एग्जाम्पल हो गया, डेलिक्विसेंट मटेरियल का, क्लियर। ऐसे भी आप एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो। तो ये थे आपकी प्रॉपर्टी जो सॉल्ट की, जो आपको कॉन्सेप्चुअली इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्लियर, इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि मोस्टली आपके क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, अगर आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, व्हाट डू मीन बाय डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, अच्छा मिक्स सॉल्ट को सॉरी इस वीडियो में आपने मिक्स सॉल्ट को छोड़ दिया, ठीक है। तो मिक्स सॉल्ट को देख लीजिए जरा, मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट को डिस्कस करना भूल गए थे, अभी याद आ गया। देखो मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, जहाँ पर आपको दो आयन तो एक तरह के मिल जाएंगे और एक आयन कुछ अलग ही तरह का मिल जाएगा। जैसे मैंने कह दिया NaKCO3, ठीक है, NaKCO3। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी एक मेटल ले लो और एक ले लो XY, मान लो XY क्या है, नॉन मेटल है, तो ये टूटने पर क्या करेगा आपको, M+X नेगेटिव Y नेगेटिव, ठीक है। तो मिक्स हो गया ना, स्पीसीज आप देखिए कैसे होगी, मिक्स फॉर्म में है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर लें तो आपको दो आयन मिल रहे हैं किसके, एक सोडियम का, एक पोटेशियम का और बाकी कार्बोनेट का। तो ये मिक्स सॉल्ट है, अभी नहीं कह सकते सोडियम का सॉल्ट है, अभी नहीं कह सकते ये पोटेशियम का सॉल्ट है, क्लियर हो रहा है। मिक्स सॉल्ट का मतलब जहाँ पर आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते इस चीज़ का सॉल्ट है। मैं ये नहीं कह सकता दिस इज अ सोडियम सॉल्ट, आई कैन नॉट से दिस इज अ पोटेशियम सॉल्ट, ओके, दैट इज अ मिक्स सॉल्ट। तो जहाँ पर डिसोशिएट कराने पर आपको क्या करता है, आपको क्या मिलेगा, कुछ आयन्स मिलेंगे एक तरह के, एक आयन मिलेगा दूसरे तरह के। दूसरा एग्जाम्पल आप फ्रेम कर सकते हो जहाँ पर आपको क्या मिले, दो आपको नेगेटिव मिले, एक आपको पॉजिटिव मिल जाए। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सेल्फ एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखेंगे आपको क्या मिलेंगे, एक तरह का और एक मिलेगा अलग तरह का, क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता दैट दिस इज अ पोटेशियम सॉल्ट, इवन आई कैन नॉट से दिस इज अ सोडियम सॉल्ट, सो दिस इज अ मिक्स्ड सॉल्ट। आप पर्टिकुलरली एक सॉल्ट नहीं कह सकते, तो इनको कहते हैं मिक्स सॉल्ट, दैट इज वेरी वेरी इजी, ओके। अब डिस्कस करते हैं आपका कि एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ पता कैसे करते हैं। आप कैसे पता करोगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आप कहोगे सर मैं यूज़ करूँगा इंडिकेटर्स, क्लियर, मैं इंडिकेटर्स को यूज़ करूँगा, लेकिन इंडिकेटर आपको स्ट्रेंथ नहीं बताते, ठीक है। सपोज A एसिडिक है और B एसिडिक है, मैंने लिटमस पेपर यूज़ करा जो ओरिजिनली क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। तो मैंने जैसे इसको यूज़ करा, इसने भी रेड कलर दिया, कलर चेंज होके इसने भी रेड कलर दिया, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, A ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या B ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो भले आप यूज़ कर सकते हो इंडिकेटर्स बट दे वोंट गिव यू द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, pH स्केल,
स्ट्रेंथ के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पीएच स्केल। बिना पीएच स्केल आप स्ट्रेंथ पता नहीं कर सकते। केवल इंडिकेटर आपको ये बता सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, लेकिन पीएच स्केल आपको बता देगा कि ए और बी में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। अब कैसे पता करें? स्केल के थ्रू कि ज़्यादा एसिडिक कौन है और ज़्यादा बेसिक कौन है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, ठीक है। आई होप यू नो दैट 7 इज एट द सेंटर, 7 इज एट द सेंटर, दिस इज 0 एंड दिस इज 14। ये पीएच स्केल की रीडिंग आपको बता रहा हूँ। अब आपने क्या देखना, अगर आप चाहते हो ये देखना कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आपको कहाँ जाना है, टर्मिनल्स पर या एक्सट्रीम एंड पर आपको जाना है। जो आपको एक्सट्रीम एंड के ज़्यादा नज़दीक मिले वही स्ट्रॉन्गर है। ये आपका बेसिक रीजन और ये आपका एसिडिक रीजन। लास्ट टाइम दिस वाज अ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, आई थिंक इन 2022, ठीक है। ये क्वेश्चन था बोर्ड के एग्जाम में, जहाँ पर आपको इस तरह स्केल दिया था, पूछता कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। तो आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल देखने हैं। टर्मिनल कौन सा, एसिड के लिए 0 एक्सट्रीम और यहाँ के लिए 14। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यहाँ पर ए है, बी है, सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपको, देखो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे दैट अमंग द गिवन एसिड विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, सो ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सट्रीम एंड के पास है। ए ज़्यादा पास है किसके, आपके एक्सट्रीम एंड के पास। अगर रीडिंग दी होता तो बहुत ईजी है, सपोज ये 2 पे है, ये 4 पे है, तो 2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन सपोज रीडिंग नहीं दी है तो आप क्या करोगे, एक्सट्रीम एंड की तरफ देखोगे। और सी और डी में अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा बेसिक कौन है, तो D is more basic than C. Why? Because D is towards the extreme end. क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ D is more basic than C। अब देखो D भी बेसिक है, C भी बेसिक है, लेकिन आपको बता रहा है कि ज़्यादा बेसिक कौन है, D है। और ये कौन बताएगा आपको, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल आपको क्या करता है, आपको एक एडवांटेज देता है कि ये तो बता देगा कि एसिडिक है बेसिक है, साथ में आपको ये भी बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, विच अमंग ऑल इज वीकेस्ट बेस, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग ऑल इज वीकेस्ट बेस, सोचिए जरा मन में क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होने वाला है इसका। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इन सब में वीकेस्ट बेस कौन सा है, तो आप सीधे कहोगे वीकेस्ट बेस इज सी। ओके, एंड दैट इज रॉन्ग आंसर। द वीकेस्ट बेस हियर इज ए। The weakest base here is A. Why? Because A is stronger acid. Among these, it is the strongest acid. Strongest acid ही weakest base होगा और stronger base ही आपका weakest acid होगा। आपको ये भी दिमाग में रखना है। क्लियर? इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि आपको कहा जाए कि ABCD में से सबसे वीक बेस कौन सा, और आपने कह दिया C वीक बेस है। नहीं, सबसे वीक है आपका A, क्योंकि A ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक पार्ट ज़्यादा है, मतलब बेसिक पार्ट कम है, इसका मतलब वीकेस्ट है। किसके टर्म्स में, बेस के टर्म्स। ऐसे भी कह सकता हूँ ए के लिए कि ए क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड तो है, लेकिन क्या है, वीकेस्ट बेस है। सॉरी, ए के लिए, डी के लिए। अगर मैं डी की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डी स्ट्रॉन्गर बेस तो है, लेकिन वीकेस्ट एसिड भी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रेंथ है जो आपको दिख रहा है, किसकी है, बेसिस की। अमंग बेस इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बट अमंग एसिड, एसिड कैरेक्टर होगा ही नहीं। एसिड कैरेक्टर कैसे आता है, देखिए, एक आता है H+, एक आता है OH नेगेटिव से। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो मतलब इसमें OH आयन बहुत ज़्यादा है। OH आयन बहुत ज़्यादा है तो मतलब H+ आयन बहुत कम है। तो बहुत कम होगा तो क्या होगा, इसका मतलब वीक एसिड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पीएच स्केल पे इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाता है और कई बार आपको मैथमेटिकल वैल्यूज़ भी दी जाती है। ठीक है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं ये पता करने के लिए कि आप किसी चीज़ का पीएच कैसे निकालोगे। सपोज मेरे को कहा गया दैट अ सैंपल ए हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज 10 to the power -5। ठीक है, मुझे कहा कि ए क्या है, एक एसिड है जिसमें H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 to the power -5 है, तो इसका पीएच निकालिए। ठीक है, सो इसका पीएच निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है आपका पीएच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी हेयर, पी मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ये तो पावर ऑफ हाइड्रोजन की है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज log of 1/H पॉजिटिव, ऐसा लिखा जाता है पीएच के फॉर्मूले को, जिसको आप मॉडिफाई करके लिख देते हो। H+ जाता है ऊपर, फिर जाता है -log H+ आयन concentration. Okay, in this way also we can write both are the formulas for calculating pH. Now what you have to do is you should know a small property of log. Okay, that you have to discuss here. See, minus log, यहाँ पर कितना आएगा, 10 to the power
5। क्यों? क्योंकि H प्लस एन कंसंट्रेशन आपको 10⁻⁻5 दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि लॉग में जो भी पावर होता है वो कहाँ जाता है? सबसे आगे। ठीक है सर, मतलब लॉग a टू द पावर m अगर मैंने लिखा है, लॉग a टू द पावर m, समझिए लॉग a टू द पावर m, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? m log a। ये प्रॉपर्टी आपको लॉग की याद करनी होती है। ठीक है, m log a बन जाएगा। इसका मतलब आगे कौन आने वाला है? -5। तो माइनस पहले से यहाँ पर है, आगे से कौन आ गया? -5 log 10। और नेचुरली लॉग को क्या लेते हैं हम? यहाँ पर 10 ही ले लेते हैं। नेचुरल लॉग इज टेकन एज 10 ओनली। और ये भी आपको याद रखना है कि दैट log a इज इक्वल टू 1 log a टू द बेस a। log, देखिए यहाँ पर log a टू द बेस a, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपका कैलकुलस आंसर 1 निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं केवल 10 के लिए। सपोज मेरे को मिला log 5 इस तरीके से, log 5 टू द बेस 5 इज ऑल्सो 1, log 13 टू द बेस 13 इज ऑल्सो 1। अगर आपका ये और ये नंबर सेम आता है तो आप क्या कह देते हो? दैट answer will come out to be 1 only. So that we are going to use here. See, minus into -5 will become +5. Okay, +5 और ये कितना आ जाएगा? into log 10 और 10 कितना आ जाएगा? 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब जो गिवन स्पीसीज मेरे पास है एसिड की है, उसका pH कितना है? 5। लेकिन कई बार आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द pOH। कई बार आपको pOH भी पूछ लेते हैं, दैट व्हाट इज द वैल्यू फॉर pOH इफ H प्लस n कंसंट्रेशन इज 10⁻⁵। यही क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। देखिए, आपकी बार क्वेश्चन क्या करा? एक पार्ट तो आपको दे दिया, कैलकुलेट द pH। सेकंड पार्ट आपको दे दिया व्हाट विल द वैल्यू ऑफ pOH। तो आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? आपको बताया कि जो आपका pH स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक है, तो टोटल आंसर कितना आने वाला है? 14 आने वाला है। अब अगर आपने इसको कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ रहा है 5, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा है pOH निकालना, तो आप क्या करो? वैल्यू प्लेस करो, 5 प्लस pOH इक्वल टू 14। तो pOH कितना आ जाएगा? pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 9। ओके, तो इसी चीज़ का pOH भी निकाल सकते हो, ठीक है, और pH भी निकाल सकते हो। अगर वो pOH वाला क्वेश्चन देता है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? दैट pH प्लस pOH इक्वल टू 14। और छोटी क्लास में कई बार आपको ये दे दिया जाता है कि pH प्लस pOH इक्वल टू डैश। आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा 10, 11, 12, 14 कुछ इस तरीके से, और आपको मार्क करना है 14 वाला। तो कई बार आपका एक नंबर में जाता है कि दैट pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो आप pH भी निकाल सकते हो और pOH भी निकाल सकते हो। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जैसे इसका यूज़ होता है आपके एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप कैसे यूज़ करते हो? सपोज करिए आपको अपने सॉइल पर कोई पर्टिकुलर प्लांट ग्रो करना है, ये आपकी सॉइल है और आप इसमें ग्रो किए जा रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है? कुछ टाइम बाद इनकी ग्रोथ रुक गई। ठीक है, जो भी आपने क्रॉप कल्टीवेट करी थी उसकी ग्रोथ रुक गई, या फिर कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, या कह सकते हैं वो फ्रूट नहीं दे रहा है, या कई चीज़ें हो सकती है। हो सकता है उसके पास इतना न्यूट्रिएंट उसने ग्रैब कर लिया हो कि वो ग्रो कर गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी वो नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब आप क्या करते हो? आप अपनी सॉइल को भेज देते हो टेस्ट के लिए। क्लियर? और ये आपको बताता है पीएच के बेस पर। जो आपकी रिपोर्ट आती है आपकी सॉइल की, वो आती है पीएच के बेस पर। अब आपको क्या पता चला बाद में? कुछ टाइम बाद आपको पता लगा कि जो सॉइल आपको चाहिए थी उसको चाहिए था बेसिक मीडियम। ठीक है, और आपकी सॉइल कैसी है? एसिडिक मीडियम की, इसलिए जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्लियर? तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं एग्रीकल्चर में पीएच स्केल का। तो आप क्या करोगे? अब आपका जो सॉइल है वो है बेसिक, लेकिन आपकी जो क्रॉप है उसको चाहिए एसिडिक मीडियम, तो आप इसमें कुछ एसिडिक कंटेंट ऐड कर देते हो, या फिर आप अपनी क्रॉप को चेंज कर सकते हो। आप ऐसी क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हो जो बेसिक सॉइल की डिमांड करती हो। ठीक है, फिर कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे मिल्क का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। अगर उससे नीचे अगर आपको रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब मिल्क काम का नहीं है, दैट इज नॉट गुड फॉर use. Okay, many products are there which have a certain fixed value, and by knowing that value you can judge that whether it is usable or not. ठीक है, pH के बेस पर। और आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, दे आर बेस्ड ऑन pH ओनली। ठीक है, आपको सपोज आपको हर समय बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वगैरह वगैरह, तो आपको ब्लड जांच वगैरह की जाती है, पता चलता है कि आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है। तो कहाँ से पता चल रहा है? pH बेस पर।
ठीक है। अब बताया आपकी बॉडी की हर चीज़ का एक फिक्स पीएच है। जैसे आपके ब्लड का पीएच है 7.4, 7.4 आपके ब्लड का पीएच होना चाहिए, आपकी सलाइवा का पीएच होना चाहिए 7.2। ठीक है, इसका मतलब अगर इन चीज़ों में कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव नहीं करने वाली। ये कहाँ से पता चलता है आपको? पीएच स्केल के थ्रू। पीएच स्केल के कुछ ये यूजेस हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन ध्यान रखिए पीएच स्केल आपको क्या बताता है? सिर्फ इतना बताएगा एसिडिक है या बेसिक है। रेमेडीज आर नॉट गिवन बाय पीएच स्केल, दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पर एसिडिक सॉइल की जरूरत थी, आपकी सॉइल कैसी है? बेसिक। अब आपको रेमेडी क्या करनी है? उसमें कुछ एसिडिक कंटेंट ऐड करना। सो पीएच स्केल गिव्स यू स्ट्रेंथ of acid, or it can tell you what are the abnormalities, but the remedies you have to do by yourself only। ठीक है, तो ये था आपका पीएच स्केल के बारे में। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो आपका ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, वो है आपका एसिड रेन का। एसिड रेन क्या होती है? इसमें एक पार्ट आपके पास एसिड रेन का भी है, दैट व्हाट इज एसिड रेन। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। पहले आपको याद रखना है कि इसमें एसिड कितने तरह के हैं। 4 तरह के एसिड होते हैं आपके पास। कौन कौन से? H2SO3, H2SO4, फिर आपके पास है HNO2 और एक आपके पास है HNO3। ये कुछ एसिड्स हैं। कहाँ से आते हैं? फ्रॉम SO2 एंड NO2। मेनी टाइम्स द क्वेश्चन फॉर वन मार्क्स इज दैट विच ऑफ द ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो आंसर क्या होता है? सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आपका SO2 की। देखिए SO2 सिंपली जब वाटर के साथ ऐड होता है तो आपको क्या देता है? H2SO3, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड OUS। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि अगर 1 नंबर कम आता है तो आप उसको क्या करते हो? OUS कर देते हो। वरना स्टैंडर्ड फॉर्म में आप याद रखते हो, क्या रखते हो? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड IC। और यही SO2 जब O2 से ऐड करेगा तो क्या देगा आपको? SO3। और यही SO3 आपको किससे रिएक्शन कर देता है? H2O के साथ, और आपको दे देता है H2SO4। ठीक है, इस तरह से आप दे देगा H2SO4। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? एक H2SO4 मिला और एक आपको H2SO3 मिला। इसको बैलेंस करना। ठीक है, डू नॉट राइट एनी इक्वेशन विदाउट बैलेंसिंग, बिकॉज यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो H2SO3 आपका सल्फ्यूरस एसिड, ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो एसिड क्या करते हैं? क्योंकि ये पॉल्यूटेंट है, ध्यान रखिए आपके पॉल्यूटेंट है SO2 और NO2। तो ये पॉल्यूटेंट कहाँ है? आपके एयर में है। अब एयर में है, जैसे ही रेन आया मतलब H2O आया तो इसके साथ रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया? सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड अब जो आपको रेन मिलने वाली है वो क्या होगी? आपकी एसिडिक होगी। ठीक है, दूसरे टाइप का एसिड जो हमने डिस्कस किया हुआ है HNO2 और HNO3। ये कहाँ से है? ये देखिए फॉर्मेशन आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है फॉर्मेशन पे, दैट हाउ द एसिड कंटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर इन द एसिड रेन। फॉर दैट देर इज आई थिंक 3 to 4 मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद HNO2 एंड HNO3। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ये कैसा था। देखिए HNO2 को बनाने से पहले आपको याद रखना है कि NO2 बनेगा कैसे, क्योंकि नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करती है भाई। ध्यान रखिए नॉर्मल कंडीशन, अगर आपके पास नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में कभी भी नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है। इसको क्या चाहिए? वेरी हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? SO2 वाली कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन NO2 वाली कंडीशन क्या है कि NO2 के कॉम्बिनेशन के लिए, NO के कॉम्बिनेशन के लिए ही आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वेरी हाई टेम्परेचर। और नॉर्मली आपको पता है कि इतना टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, आपके एटमॉस्फेयर में इतना टेम्परेचर नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाए। क्लियर? इसका मतलब ये कब होगा? जब आपको वेरी हाई टेम्परेचर मिलेगा। और वो आपको कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यू वुड हैव स्टडीड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इतनी हीट जनरेट कर लेती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपको क्या देता है? NO। ठीक है, आपको क्या दे देगा? NO आपको देता है N2 और O2 के मिक्सचर से। ध्यान रखना यहाँ पर जो कंडीशन है वो है वेरी हाई टेम्परेचर। अगर नॉर्मली आप देख रहे हो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो आपको NO का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा ही नहीं। लेकिन कब मिलता है? जब लाइटनिंग होती है या फिर इंटरनल कंबशन इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन भी इतनी हीट जनरेट कर देते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाता है। क्लियर? सो फॉर जनरेटिंग NO द नेसेसरी कंडीशन इज temperature should be very very high and that can only be achieved
थ्रू लाइटनिंग और बर्निंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। अब देखिए NO तो आपको मिल गया बिकॉज ऑफ लाइटिंग या दूसरे रीज़न के कारण। अब ये NO क्या करेगा, देखिए NO रिएक्ट्स विद O2 टू गिव यू NO2। अगर आपको क्या दे दिया, NO2 दे दिया, ठीक है, आपको NO2 यहाँ पर मिल गया। अब ये NO2 क्या करेगा, अब आपका पॉल्यूटेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मैंने पहले कहा ये क्या है, NO2 और SO2 आपके पॉल्यूटेंट है। SO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, NO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो NO2 जब एक बार बन चुका है, अब ये क्या करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा और आपको देता है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, दोनों एसिड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर? तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रिंग। समटाइम द क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एसिड दैट आर प्रेजेंट इन एसिड रिंग। तो वो कौन कौन से यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। और अगर आपको फॉर्मेशन कहता है तो आपको इस तरीके से दिखाना है कि इस तरीके से क्या होता है, ये एसिड जनरेट होते हैं। अब क्या होगा, देखिए वाटर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ रेन इट कम्स एंड गेट्स एडेड टू HNO2, HNO3 and your H2SO4, H2SO3। क्लियर? कैसे बना, ये कहाँ से बना, देखिए ये बना आपका NO2 के कारण और ये दो बने आपके SO2 के कारण। क्लियर? तो वाटर आया, NO2 से रिएक्शन करी, दो एसिड आपको दिए, वाटर आया, SO2 से रिएक्शन करी, आपको दो एसिड दिए। अब ये एसिड वाटर के साथ मिक्सचर में है और क्या आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अगर ये ना होते तो देखिए वाटर आता किस फॉर्म में, सिंपल रेन के फॉर्म। इसको भी समझिए, अगर यहाँ पर एसिड नहीं होता तो वाटर आता रेन के फॉर्म में, प्योर रेन, प्योर वाटर, ठीक है। लेकिन बीच में कौन आ गया, पॉल्यूटेंट आ गया। कौन कौन से पॉल्यूटेंट, NO2 और SO2। इन पॉल्यूटेंट ने क्या करा, रिएक्शन करी और ये चार तरह के एसिड जनरेट कर दिए। अब वाटर के साथ मिक्सचर में कौन आने वाला है, ये एसिड भी आने वाले हैं। अब क्योंकि वाटर के साथ एसिड आ रहा है तो आप उसको क्या कह देते हो, एसिड रेन। ओके, in this way you are getting acid rain. It was one of the important topic of acid basis in salt chapter. Okay, now what is the remedy for acid rain? अब acid rain के लिए आपके पास क्या रेमेडी है, तो acid rain की सिंपल रेमेडी ये है कि अगर रेन होती है, why whenever there is rain, what we want to do is we want to collect water. कई आपके ऐसे जगह है जहाँ पर वाटर की स्कैसिटी है, ठीक है, वाटर की कमी है, तो वो क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं जब भी रेन आती है। लेकिन आपको क्या करना है, कहीं आपके पानी में एसिड रेन ना हो, आपकी बारिश वाले पानी में एसिड रेन ना हो, तो आप इसके लिए क्या रेमेडी लेते हो, द रेमेडी टेकन फॉर दिस इज डू नॉट कलेक्ट वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। दिस इज द ओनली रेमेडी। क्लियर? आपको कोई केमिकल प्रोसेस यूज़ नहीं करनी, कोई फिजिकल प्रोसेस यूज़ नहीं करनी। यू शुड नो दैट रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बहुत प्योर फॉर्म होता है। लेकिन हमारे पॉल्यूटेंट जो क्रिएट होते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से, वो क्या कर देता है, पानी को, उस रेन को पॉल्यूट कर देता है। लेकिन आप इसके लिए आपके पास रेमेडी क्या है, आपको 10 मिनट्स, नियरली 10 मिनट्स तक पानी कलेक्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा, जितना भी ऊपर से पानी आया और वो पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स दे रहा है। ये एसिड 10 मिनट के अंतराल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा जो पॉल्यूटेंट है वो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे आ गया, ठीक है। अब SO2 तो बचा ही नहीं, ये NO2 पर बचा ही नहीं, सारा तो रिएक्शन में खत्म हो गया। अब सिंपल क्या आएगा, रेन, नॉट एसिड रेन। Okay, after some time you are not going to get acid rain, you are going to get only rain. That time you can collect water, that is good. Okay, for consumption and all, even for consumption always use boiled water. Okay, हाइजीनिक प्रोसेस तो यही कहती है कि आप किसी भी तरह के वाटर को पहले क्या करो, बॉयल करो। लेकिन काफ़ी हद तक ये पानी फिर क्या हो जाता है, पीने लायक या यूज़ करने लायक हो जाता है। कब, जब आप 10 मिनट्स के बाद पानी को कलेक्ट करते हो। आपको क्या करना है, तुरंत पानी को कलेक्ट नहीं करना है। सो द ओनली रेमेडी फॉर एसिड रेन इज वेट फॉर सम टाइम, लेट ऑल द एसिड फिनिश एंड आफ्टर दैट यू कैन collect that water for your daily use.